दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं फोर्स वाइब्रेशन ऑफ अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। अभी तक हमने फ्री वाइब्रेशन ऑफ सिंगल डिग्री फ्रीडम सिस्टम और फ्री वाइब्रेशन विद विस्कस डैम्पिंग डिस्कस किया। इन फ्री वाइब्रेशन हमने कोई फोर्स कंटिन्यूअसली किसी सिस्टम पर नहीं अप्लाई नहीं किया, बस हमने कुछ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट सिस्टम को दिया और छोड़ दिया और सिस्टम अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगा। इन केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन और फोर्स कंटिन्यूअसली अप्लाई ऑन द सिस्टम, जिसकी वजह से सिस्टम कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करता रहता है। So in case of force vibration, what will be the response of the system and what will be the frequency of the vibration in this condition? तो आज की इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का कंटेंट क्या है? आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सिंग फंक्शन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम इन केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज फोर्स वाइब्रेशन। तो यहाँ पर यह स्प्रिंग मास सिस्टम है और यह एक वाइब्रेटर लगा हुआ है। यह वाइब्रेटर सिस्टम को फोर्स देगा तो क्या होगा? यह मास वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। और अगर यह वाइब्रेटर कंटिन्यूअसली सिस्टम को फोर्स देता रहेगा तो सिस्टम इस वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करता रहेगा। तो ऐसे वाइब्रेशन जो एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स की वजह से होते हैं, ऐसे वाइब्रेशन को हम फोर्स वाइब्रेशन बोलते हैं। तो नाउ हमने फोर्स वाइब्रेशन को जान लिया। अब हम जल्दी से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन, व्हेन अ सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू हार्मोनिक एक्साइटेशन, इट इज फोर्स्ड टू वाइब्रेट एट द सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ एक्साइटेशन। दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन आर नोन एज फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो यहाँ पर ये दो एग्जांपल है, दोनों ही केस में आपको फोर्स वाइब्रेशन फील होगा। अगर आप बाइक चला रहे हैं तो बाइक के इंजन में जो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट और जो रोटरी पार्ट है उसके अनबैलेंस की वजह से सिस्टम पर कंटिन्यूसली एक फोर्स अप्लाई होता रहता है, जिसकी वजह से सिस्टम पर एक कंटिन्यूसली फोर्स लगता रहता है और आपको फोर्स वाइब्रेशन फील होता है। और सरफेस, ग्राउंड सरफेस की वजह से भी कंटिन्यूसली बाइक में वाइब्रेशन आती है। सिमिलरली हमको अगर कोई ट्रेन मूव कर रही है तो उसमें भी रेसिप्रोकेटिंग पार्ट की वजह से कंटिन्यूसली सिस्टम पर वाइब्रेशन आते रहते हैं। इसके अलावा भी हमारे डेली लाइफ में फोर्स वाइब्रेशन के कई एग्जाम्पल हैं। फोर्स वाइब्रेशन कैन बी कॉज बाय टेस्ट मशीन। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक कार पर इंटेंसली कुछ मशीनों से वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि हम इस कार का टेस्ट कर सकें कि ये इसका वाइब्रेशन के साथ रिस्पॉन्स क्या है। तो फोर्स वाइब्रेशन कैन बी कॉज बाय टेस्ट मशीन और बाय रॉक्स ऑन अ ट्रेल। ग्राउंड सर्फेस की वजह से भी हमें कंटिन्यूसली फोर्स वाइब्रेशन फील होता है। और हमारी डेली लाइफ में कई सारी रोटेटरी मशीन है, तो बाय रोटेटिंग मशीनरी, तो जहाँ पर रोटेटरी मशीन है अनबैलेंस फोर्स होगा जो कि कंटिन्यूस सिस्टम पर फोर्स लगाएगा और जिसकी वजह से हमें फोर्स वाइब्रेशन सिस्टम में फील होगा। तो दीज आर ऑल रोटेटरी मशीन एंड देयर आर सम अदर एग्जांपल टू। So force vibration can be caused by test machine, by rocks on a trail, by rotating machine and by earthquakes. Suspension system, shock absorbers and other energy dissipating devices can help to dampen the resulting vibrations. तो हमने समझ लिया कि फोर्स वाइब्रेशन होता क्या है, कैसे प्रोड्यूस होता है और डेली लाइफ में उसके कई एग्जांपल भी हमने देख लिए। नाउ टाइप ऑफ फोर्सिंग फंक्शन। तो कौन कौन से फोर्सिंग फंक्शन होते हैं और किस किस टाइप के फोर्स हमारे सिस्टम पर लग सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज हार्मोनिक फोर्स, और हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं हार्मोनिक फंक्शन के बारे में। तो सिमिलरली हार्मोनिक फोर्स होता है जो कंटिन्यूसली सिस्टम पर साइनोसॉइडल फोर्स की तरह या कोसाइन वेव के रूप में सिस्टम पर कंटिन्यूसली अप्लाई होता रहता है। एंड सेकंड वन इज पीरियोडिक फोर्स, एक कांस्टेंट टाइम इंटरवल का फोर्सिंग फंक्शन अपने आप को रिपीट करता रहता है। एंड थर्ड वन इज इम्पल्सिव फोर्स, सो शॉर्ट टाइम इंटरवल के में जो फोर्स लगता है दैट इज इम्पल्सिव फोर्स। एंड लास्ट वन इज रैंडम फोर्स, सो दिस इज रैंडम फोर्स जिसका कोई पैटर्न डिसाइडेड नहीं है। तो यहाँ पर चार प्रकार के फोर्सिंग फंक्शन है जो हमें फोर्स वाइब्रेशन में देखने को मिलते हैं। ऑल्दो प्योर हार्मोनिक एक्साइटेशन इज लेस लाइकली टू अकर देन पीरियोडिक और अदर टाइप ऑफ एक्साइटेशन, बट understanding the behavior of the system undergoing harmonic excitation is essential in order to comprehend how the system will respond to more general type of excitation. So these are our four type of forcing function जिसमें हम harmonic forcing function को देखेंगे। Now force vibration with constant harmonic excitation। तो हम बात करने वाले हैं force vibration with constant हार्मोनिक एक्साइटेशन। तो हम पहले समझ लेते हैं कि
फोर्स वाइब्रेशन विद कांस्टेंट हार्मोनिक एक्साइटेशन का मतलब क्या है। सपोज एक स्प्रिंग मास सिस्टम है हमारे पास, जिसमें एक स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस के, एक डैम्पर ऑफ डैम्पिंग कॉम्पिटेंट सी एंड आई मास ऑफ एम, और उस पर कोई कंटिन्यूसली कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से वो सिस्टम कंटिन्यूसली वाइब्रेट कर रहा है उस फोर्स एक्साइटेशन फोर्स की वजह से। तो ऐसे वाइब्रेशन फोर्स वाइब्रेशन कहलाते हैं। और विथ कांस्टेंट हार्मोनिक एक्साइटेशन, हार्मोनिक एक्साइटेशन मीन्स फोर्स जो है वो हमारा हार्मोनिक टाइप का होना चाहिए, मतलब साइन या कोसाइन के फॉर्म में होना चाहिए। लाइक एफ टी इज ए साइनोसॉइडल फोर्सिंग फंक्शन। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो साइनोसॉइडल फोर्सिंग फंक्शन होगा। तो एक ये हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम है और इस पर हमने एक साइनोसॉइडल फोर्स, एक हार्मोनिक फोर्स विद कांस्टेंट अमाउंट का एफ नॉट साइन ओमेगा टी का स्प्रिंग मास सिस्टम पे लगा दिया है। और यहाँ पर एक स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस के, एक डैम्पर सी और एक मास एम। तो इस एक स्प्रिंग मास सिस्टम पे हमारा एक कांस्टेंट हार्मोनिक फोर्स जो अप्लाई किया हुआ है। तो ये जो अब जो वाइब्रेशन सिस्टम होंगे दैट आर फोर्स वाइब्रेशन विद कांस्टेंट हार्मोनिक एक्साइटेशन। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। लेट कि ये मास को एक्स टेंस मैंने डाउनवर्ड डिस्प्लेस किया हुआ है और बिकॉज ऑफ दिस हार्मोनिक फोर्स। तो जो डिस्प्लेस पोजीशन होगी वो कुछ ऐसी होगी, मेन पोजीशन से जो मास है वो एक्स डाउनवर्ड आ जाएगा। तो दिस इज द डायग्राम फॉर द डिस्प्लेस्ड पोजीशन। और जब मैं इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो हमारे पास कुछ ऐसा फ्री बॉडी डायग्राम बन के आने वाला है। फ्री बॉडी डायग्राम में ये स्प्रिंग की वजह से एक फोर्स आएगा, स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग हमेशा मोशन का अपोज करती है। तो ये इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने से अपोज करेगी और बोलेगी भैया अपनी मेन पोजीशन पर वापस आ जाओ। तो एक अपर डायरेक्शन में के एक्स अमाउंट का फोर्स लगाएगी। सिमिलरली डैम्पर भी मोशन को रेजिस्ट करता है और तो इसके डाउनवर्ड मोशन को अपोज करेगा और बोलेगा भैया तुम वापस अपनी मेन पोजीशन पर आ जाओ। तो डैम्पर भी एक सी एक्स डॉट अमाउंट का फोर्स अपर डायरेक्शन में लगाएगा। और ये हमारा हार्मोनिक एक्साइटेशन फोर्स है, ये एफ नॉट साइन ओमेगा टी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था और ये मान के चल रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट है जो डाउनवर्ड है और एक्सीलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये तीनों पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, डिस्प्लेस पोजीशन और ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट है। अब इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? इस पर एक लग रहा है एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स दैट इज एफ नॉट साइन ओमेगा टी, हार्मोनिक एक्साइटेशन। एक लग रहा है स्प्रिंग फोर्स और एक लग रहा है डैम्पिंग फोर्स। तो चलिए इसको देख लेते हैं। फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम आर, फर्स्ट इज एक्सटर्नल हार्मोनिक फोर्स एफ नॉट साइन ओमेगा टी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। The second one is spring force that is kx in upward direction, and third one is damping force cx dot in the upward direction. Okay, so these are the forces acting on this mass. Now by the help of Newton's second law, तो क्या कहता है Newton's second law? Newton's second law कहता है mass into acceleration equal to the summation of all the forces. तो चलिए, तो mass into acceleration m, मास m था, m इंटू एक्स डॉट, मास इंटू एक्सीलरेशन, कौन कौन समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो हम चूंकि मान के चल रहे हैं कि एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं तो अपर डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगी। तो स्प्रिंग फोर्स अपर डायरेक्शन में माइनस के एक्स, सिमिलरली डैम्पिंग फोर्स ये भी अपर डायरेक्शन में तो माइनस का सी एक्स डॉट, और एफ जो हार्मोनिक फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन था तो प्लस एफ नॉट साइन ओमेगा टी। और जब इसको रीअरेंज करेंगे तो हमको इक्वेशन मिलेगी एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल्स टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी। तो दिस इज अवर लीनियर नॉन होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका जो सोल्यूशन होगा वो उसके दो पार्ट होंगे। तो कुछ कंप्लीट सोल्यूशन जो हमारा होगा वो कुछ ऐसा होगा, एक्स इक्वल्स टू एक्स सी प्लस एक्स पी। हेयर एक्स मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक्स पी स्टैंड फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हमारा जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा ये दो पार्ट का सम होगा, एक होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो दिस इज आवर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड दिस इज आवर पर्टिकुलर इंटीग्रल। जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है ये हम देखेंगे बाद में डायग्राम से। जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो ट्रांजिएंट पार्ट का के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है वो स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब हम बारी बारी से दोनों ही केस में दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉल्यूशन और पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एक्स सी। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल्स टू 0। जब इस इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमको क्या एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो इस इक्वेशन को पहले देख चुके हैं। ये इक्वेशन हमें डैम्प फ्री वाइब्रेशन के केस में मिली थी और यहाँ पर जब इसको सॉल्व किया था तो हमें इस इक्वेशन के 3 सोल्यूशन मिले थे। एक क्रिटिकल डैम्पिंग के
केस के लिए, दूसरा ओवर डैम्पिंग केस के लिए और तीसरा अंडर डैम्पिंग केस के लिए। और तीनों के लिए हमने बारी बारी से सोल्यूशन देखे थे, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की थी। क्योंकि हमारा जो मोस्ट प्रैक्टिकल केस है दैट इज अंडर डैम्पिंग सिस्टम, तो हम जो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि ये सिस्टम अंडर डैम्प सिस्टम है और इसका जो सोल्यूशन है वो अंडर डैम्पिंग केस के लिए लिखेंगे। तो अंडर डैम्पिंग केस के लिए जो इसका सोल्यूशन आता था वो कुछ इस प्रकार आता था, x इक्वल्स टू a2 इंटू ई टू द पावर माइनस का जीटा ओमेगा एन टी इंटीप्लाई बाय साइन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन टी प्लस फाई 2। तो ये जो सोल्यूशन जो लिखा है मैंने यहाँ पर, ये अंडर डैम्प सिस्टम के लिए लिखा हुआ है। अगर ये सिस्टम क्रिटिकली डैम्प अगर है तो हम यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू लिखेंगे वो क्रिटिकली डैम्प सिस्टम के केस में जो हमारी इक्वेशन आई थी वो लिखेंगे, और अगर ये सिस्टम ओवर डैम्प्ड है तो हमारे ओवर डैम्प सिस्टम के केस में जो इक्वेशन आई थी हम वो इक्वेशन लिखेंगे। और यहाँ पर ध्यान और देना है दोस्तों, यहाँ पर ये एक्स नहीं है, ये एक्स ही है, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है, ये कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है। कंप्लीट सोल्यूशन जो हमें मिलेगा वो एक्स इक्वल टू एक्सपी प्लस एक्सी प्लस एक्सपी के बाद मिलेगा। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन हमारा वो केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सोल्यूशन आया है, और ये हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर कि ये हमारा अंडर डैम्प सिस्टम है। तो अंडर डैम्प सिस्टम मान के केस में जो हमारा एक्सी आएगा वो कुछ इस प्रकार आएगा, और यहाँ पर एक्स जो है वो एक्सी से रिप्लेस्ड हो जाएगा। और यहाँ पर इक्वेशन चाहे वो अंडर डैम्प सिस्टम के लिए हो या क्रिटिकल डैम्प सिस्टम के लिए हो या ओवर डैम्प सिस्टम के लिए हो, तीनों ही केस में हमें यहाँ पर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलने वाले हैं, और ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की वैल्यू इनिशियल बाउंड्री कंडीशन से ही निकलेगी। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉट एट दिस स्टेज, जो इनिशियल बाउंड्री कंडीशन है वो कंप्लीट सोल्यूशन भी लगाई जाएगी, ना कि यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें इनिशियल बाउंड्री कंडीशन निकाल के आर्बिट्रेरी सोल्यूशन नहीं निकालना है, वो हमारा गलत हो जाएगा। तो जब हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन आएगा तब हम उस पर इनिशियल बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे और a2 और phi 2 और जो भी कांस्टेंट आएंगे उनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। दिस इज अवर कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। नाउ फॉर अवर पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के लिए एज हमारा मैथमेटिक्स हमको बोलता है कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसमें x की जगह एक्सपी पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा mx डबल डॉट एक्सपी प्लस सी एक्स डॉट पी प्लस प्लस के एक्सपी इक्वल्स टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी। So now we have to find out the value of xp, and as our physics says that if we have a force, harmonic force acting on a system that has a frequency omega, the system will vibrate with the same force frequency but some phase lag, because we apply first the force and then the response will come later. Response is the result of application of the force, so there will be certain phase lag between the force and the response. तो यहाँ पे हमारा particular solution जो होगा वो steady state harmonic oscillation होगा x sin omega t minus phi having same frequency equal to that of excitation, and the displacement vector, ये जो हमारा displacement vector है that's lag with the force vector by some angle that let phi है। तो जो हमारा जो फोर्स वाइब्रेशन जो हमारा फोर्स फंक्शन था दैट इज एफ नॉट साइन ओमेगा टी, तो उससे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट फैक्टर है वो लैग करेगा फाई से, क्योंकि जब पहले हम फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट उसके बाद जनरेट हो रहा है तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो हमारा लैग करेगा फोर्स वेक्टर से विद सम एंगल फाई। यहाँ पर हम इस इक्वेशन का पर्टिकुलर इक्वेशन जो पर्टिकुलर इंटीग्रल की जो इक्वेशन है इसका सोल्यूशन मान के चल रहे हैं एक्सपी दैट इज एक्स इक्वल्स टू एक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाई, वेयर दिस एक्स इज amplitude of vibration of the system, phi the angle by which the displacement vector lags the force, and xp corresponds to the particular solution. If our assumption is not correct at this stage, we will land into some absurd result. Now यहाँ पर हमें इस इक्वेशन में xp डबल डॉट xp डॉट और xp की वैल्यू चाहिए, तो xp हमारे पास है तो हम जल्दी से यहाँ पर xp डॉट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो xp डॉट इज इक्वल टू हो जाएगा x ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस पाई, और इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा एक्स साइन ओमेगा टी माइनस पाई प्लस पाई बाई टू। एक्स डॉट एक्स पी डबल डॉट कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाई, और इसको ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन फंक्शन ओमेगा स्क्वायर एक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाई प्लस पाई। तो इस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, वेक्टर मेथड एंड एनालिटिकल मेथड। तो हम बारी बारी से दोनों मेथड देख लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले वेक्टर मेथड से। तो हम यहाँ पर एक्स डॉट पी एक्स पी डबल डॉट की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन पुट कर देते हैं। चलिए ये वैल्यू पुट करेंगे हम
तो ऊपर चलिए पुट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स साइन ओमेगा टी माइनस पाई प्लस सी ओमेगा एक्स साइन ओमेगा टी माइनस पाई प्लस पाई बाई टू प्लस के एक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाइव इक्वल्स टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसको जरा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा एफ, इसको पहले लिख लेंगे, ये हो जाएगा एफ नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस सी ओमेगा एक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई बाई टू और माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 4 टर्म है, 1 2 3 एंड 4, यानी हमारे पास ये 4 फोर्सेस हैं। ये हार्मोनिकली एक्साइटेशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स एंड इनर्शिया फोर्स। तो और हमारे पास 4 फोर्स हैं और चारों फोर्स का सम इक्वल टू 0 है। तो अगर हम इसका वेक्टर ग्राफिकल मेथड देखें, वेक्टर मेथड की हम जो बात कर रहे हैं, तो अगर हम चारों फोर्स को वेक्टरली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो चारों फोर्स का जो सम होगा वो क्लोज पॉलीगन बनाएगा और चारों वेक्टर एक अपने आप में क्लोज पॉलीगन बनाने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ पर फोर्सेस को लिख लेते हैं। तो चलिए कौन कौन से फोर्सेस है हमारे पास। द फोर्सेस आर एफ नॉट साइन ओमेगा टी, दैट इज impressed force, kx तो ये 4 फोर्सेस हमारे पास, इम्प्रेस फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स एंड इनर्शिया फोर्स, एंड द सम इज इक्वल टू 0। दिस इज नथिंग बट द डीएल्बर्ट्स प्रिंसिपल दैट द sum of all the forces acting on the body is equal to 0. Let this is as a equation number 7. This is 4th, this is 5th, this is 6th, and this is equation number 7. So now अगर इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखें इक्वेशन नंबर 7 का, तो क्या बन के आएगा, चलिए देखते हैं, ड्रॉ करते हैं वेक्टर डायग्राम। सबसे पहले हम यहाँ पर रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो दिस इज माई रेफरेंस एक्सिस and this is my perpendicular axis। ये फोर्स वाइब्रेशन का केस है, तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले ये साइनोसॉइडल फोर्स, हार्मोनिक फोर्स अवेलेबल है। तो हम सबसे पहले इसी को ड्रॉ करते हैं। लेट दिस इज अवर एफ नॉट साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी इज द एंगल विद रेफरेंस एक्सिस। तो ये हमारा पहला वेक्टर ड्रॉ हो गया एफ नॉट। दूसरा फोर्स है हमारा स्प्रिंग फोर्स के माइनस का के एक्स साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दैट इज एक्स साइन ओमेगा टी माइनस 5, यानी कि ये 5 एंगल लैग कर रहा है फोर्स वेक्टर से। तो 5 एंगल फोर्स वेक्टर हमारा कौन सा, ये है, तो इससे लैग करेगा, मतलब इसके पीछे कहीं यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्स है एंड दिस इज लैगिंग बाय एंगल 5। सो this is our displacement vector. Now spring force is equals to minus time kx sin omega t minus 5। अगर ये x sin omega t minus 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर x जो कि रेफरेंस एक्सिस से ओमेगा टी माइनस 5 एंगल बना रहा है, और तो अगर मैं इसका स्प्रिंग फोर्स माइनस का के एक्स साइन ओमेगा टी माइनस 5 ये वाला वेक्टर ड्रॉ करना चाहूँ, तो ये वेक्टर कुछ ऐसा होगा, क्योंकि ये माइनस साइन है, तो ये जहाँ जिस डायरेक्शन में एक्स वेक्टर होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और इस एक्स में के का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बन जाएगा के एक्स। तो कुछ वेक्टर कुछ ऐसा होगा, माइनस का के एक्स साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो दूसरा जो स्प्रिंग फोर्स होगा हमारा वो कुछ इस डायरेक्शन में इस तरह से होगा, और हमारा जो तीसरा फोर्स है माइनस का सी ओमेगा एक्स साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस पाई बाई 2, यानी कि जो साइन ओमेगा टी माइनस एक्स का जो वेक्टर था उसको अगर पाई बाई 2 एंगल से हम घुमा दें तो हमारे पास आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस पाई बाई 2। मीन्स हमारे पास जो रेफरेंस हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था कुछ ऐसा था एक्स, अगर इस वेक्टर को मैं 90 डिग्री घुमा दूं पॉजिटिवली तो ये हमारा बन जाएगा एक्स साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस पाई बाई 2। बट हमारा जो डैम्पिंग फोर्स है वो ये तो नहीं है, हमारा डैम्पिंग फोर्स है माइनस टाइम
सी ओमेगा एक्स, यानी कि इसमें माइनस का सी ओमेगा मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डैम्पिंग फोर्स बन जाएगा, यानी कि ये माइनस की वजह से डाउनवर्ड चला जाएगा और सी ओमेगा वजह से इसका मैग्नीट्यूड कुछ इससे डिफर कर जाएगा। तो सर लेट कि दिस इज द वेक्टर और अवर सी ओमेगा एक्स, माइनस का सी ओमेगा एक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाई प्लस पाई बाई 2। तो ये दूसरा हमारा डैम्पिंग फोर्स ये निकल के आ गया, स्प्रिंग फोर्स हमारे पास ये निकल के आ गया। एंड तीसरा हमारा है माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस फाई प्लस पाई। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था वो ये था एक्स डायरेक्शन में, इस जो कि रेफरेंस एक्सिस से ओमेगा टी माइनस फाई डायरेक्शन था। और हमारा जो इनर्शिया फोर्स वेक्टर है कुछ ऐसा है, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाई प्लस पाई। तो इस वेक्टर को प्लस पाई डायरेक्शन घुमा दीजिए तो कुछ ऐसा आने वाला है। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाई प्लस पाई। बट हमारा इनर्शिया फोर्स ये नहीं, हमारा इनर्शिया फोर्स क्या है, हमारा इनर्शिया फोर्स है माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अगर इसमें माइनस के एम ओमेगा से और एम ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन बदल जाएगी और कुछ वेक्टर हमारा कुछ इसके पैरेलल कुछ ऐसा बनेगा। तो ये हो जाएगा माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर एक्स साइन ओमेगा टी माइनस का फाई प्लस पाई। तो ये इस तरह से हमारे स्प्रिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स एंड इनर्शिया फोर्स तीनों निकल के आ गए। तो सारे फोर्स अगर इक्विलिब्रियम में है, डीएमर्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, तो ये क्लोज पॉलीगन बनाएंगे। तो हम एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखते आते हैं और देखते हैं क्या बन के आने वाला है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास फोर्स वेक्टर था दैट इज एफ नॉट साइन ओमेगा टी, वो हमने यहाँ पर अपना ड्रॉ कर दिया हुआ है। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा वेक्टर है दैट इज स्प्रिंग फोर्स माइनस का के एक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, वो हमारे पास ये बना ड्रॉ करके रखा है हमने ऑलरेडी अपने लिए। तो हम इसको ऐसा का ऐसा यहीं से उठा के इसके हेड पर रख देंगे। तो ये कुछ बन जाएगा लाइक दिस पैरेलल टू एक्स, और ये हमारे पास आ गया आपका के एक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो ये आपका दूसरा वेक्टर ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब तीसरा वेक्टर जो आपने पहले से ड्रॉ करके रखा है, ये आपका डैम्पिंग फोर्स है, दिस इज डाउनवर्ड डायरेक्शन इन। तो इसको यहाँ से ऐसे कैसे उठाइए और स्प्रिंग फोर्स के हेड पे रख दीजिए। तो ये यहाँ पे आपका आ जाएगा कुछ ऐसा परपेंडिकुलर रहेगा, कुछ ये ऐसा बन जाएगा और ये हो जाएगा आपका सी ओमेगा, सिंपल स्मॉल एक्स लिख देते हैं तो सी ओमेगा एक्स। और इन द एंड आपका पास जो इनर्शिया फोर्स है दैट इज माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, वो ये है। तो इसको ऐसा कैसा यहाँ उठाइए और इसके हेड पर रख दीजिए तो ये कुछ ऐसा बन जाने वाला है। ये हो जाएगा आपका एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये आपका क्लोज पॉलीगन बन गया। तो ये आपका ये फोर्स वाइब्रेशन के केस में आपका ये पूरा वेक्टर डायग्राम बन गया। तो दोस्तों अगर आपने एक बार ये वेक्टर डायग्राम बना लिया तो आपसे सारी चीज़ें यहाँ से बड़ा इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे और आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी इन कंपेरिजन टू एनालिटिकल मेथड। अगर आपको ये मेथड यहाँ समझ में आ गया, ये वेक्टर आपका अगर आप ड्रॉ करना सीख गए तो आपको एनालिटिकल मेथड सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इजीली आप कहीं पर भी अपने एग्जाम में फटाक से सारे फॉर्मूले और सारी कैलकुलेशन को समझ पाएंगे। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखते हैं, ये चूंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बना लेते हैं। तो कुछ ऐसा बन के आने वाला है। ये हमारी रेफरेंस एक्सिस थी और ये हमारा एफ नॉट है और यहाँ पर ये चूंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था एक्स और इसी के पैरेलल यहाँ से एक वेक्टर आएगा लाइक दिस और एक आएगा कुछ ऐसा। तो ये जो वेक्टर आएगा यहाँ से एक यहाँ तक, ये हो जाएगा आपका के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में सी ओमेगा एक्स। इसको नाम दे दीजिए, लेट दिस ओ, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो आपका एक ट्रायंगल बन के आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन के आ गया जिसमें आपके तीन फोर्सेस हैं और राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप इजीली आप यहाँ से वैल्यूज को कैलकुलेट कर पाएंगे। So in order to find out the value of x and phi, consider this right angle triangle and write down the equation by the help of Pythagoras theorem that f naught का square equals to k minus m omega square का whole square and x square plus c omega x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बन जाएगा ये एफ नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा
का होल स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल एक्स है, चूंकि ये मैग्नीट्यूड था, हम पोजीशन के हिसाब से तो एंगल के हिसाब से उसको ड्रॉ कर चुके हैं, तो ये कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल एक्स है, तो ये हो जाएगा बाहर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखेंगे दोस्तों, तो x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड x इक्वल टू एफ नोट डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का स्क्वायर। सो दिस इज अवर एम्पलीट्यूड x, और बैक्टर मेथड की हेल्प से हमने इजीली 3 इक्वेशन में इसको कैलकुलेट कर लिया। और एंगल के बारे में बात करते हैं, तो tan इसमें tan फाई इज दिस एंगल, तो tan फाई लगाएंगे, तो tan फाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा दोस्तों, tan फाई इक्वल्स टू हो जाएगा सी ओमेगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर मतलब सी ओमेगा एक्स होल डिवाइड बाय दिस इज ओमेगा सी ओमेगा एक्स होल डिवाइड बाय के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा सी ओमेगा डिवाइड बाय के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। तो tan फाई इक्वल्स टू हो जाएगा सी ओमेगा डिवाइड बाय के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आपने फाई भी निकाल लिया, फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स सी ओमेगा डिवाइड बाय के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल, नाउ हमारे पास एक्स भी है, हमारे पास फाई भी है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बन जाएगा, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल एक्स पी इक्वल्स टू हमारे पास था एक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये हमने मान के चला तो सोल्यूशन, और हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, तो एक्स इक्वल टू हो गया एफ नोट डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और फाइव के एंगल वैल्यू अपन यहाँ निकाल चुके हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो पर्टिकुलर इंटीग्रल का सोल्यूशन है वो कुछ ऐसा निकल के आ जाने वाला है। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर योर 8। तो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल एक्सपी का सोल्यूशन यहाँ पर आ गया। और कुछ यहाँ पर दोस्तों तो कुछ देखने वाली बातें, कुछ पॉइंट करने वाली, नोट करने वाली बातें हैं, तो हम एक बार बात कर लेते हैं यहाँ पर दैट कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो फोर्स वेक्टर से हमेशा 5 एंगल लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है। और जो हमारा स्प्रिंग फोर्स है दैट इज स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट इन द डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट, हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। द डैम्पिंग फोर्स लैग्स द डिस्प्लेसमेंट बाय 90 डिग्री सिंस द वेलोसिटी leads the displacement by 90 degree, it follows that the damping force is always opposite in the direction to the velocity, and the inertia force is in phase with the displacement. Since the acceleration is out of phase with the displacement, therefore the inertia force is always opposite in the direction to the acceleration. तो ऐसे वेक्टर मेथड से हमारा xp कैलकुलेट हो गया, जो कि पर्टिकुलर इंटीग्रल फंक्शन है ना। अगर इसी प्रॉब्लम को हमें वेक्टर मेथड की जगह एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करना हो तो हम कैसे करते हैं, तो जल्दी से फटाक से देख लेते हैं एनालिटिकल मेथड से ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। एनालिटिकल मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सपी। सो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी वो कुछ ये थी, एम एक्सपी डबल डॉट सी एक्सपी डॉट प्लस के एक्स बी इक्वल टू एफ नोट साइन ओमेगा टी, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 5, जैसा कि हमने प्रीवियसली उसको मार्क किया हुआ था। और यहाँ पर हमने एक्स पी की वैल्यू को लिया था एक्स पी इक्वल टू एक्स साइन ओमेगा टी माइनस 5। फिर हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन जरूरत थी, तो हमने एक्स पी का फटाक से डिफरेंशिएशन कर लिया था। एक्स पी इक्वल टू एक बार हमने इसको टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास वैल्यू आई थी ओमेगा एक्स कॉस ओमेगा टी माइनस 5, और दूसरा डिफरेंशिएट किया था तो हमारे पास वैल्यू आई थी माइनस को ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो अब हमने इन सारी वैल्यूज को हमें इस इक्वेशन पुट कर देना है, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 5। तो हमें क्या मिलेगा, हमने जब यहाँ पर एक्स डबल डॉट पी की वैल्यू को पुट किया तो हमें मिलेगा माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा सी ओमेगा एक्स कॉस ओमेगा टी माइनस 5, और के एक्स पी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर हो जाएगा प्लस के एक्स साइन ओमेगा टी माइनस 5 इक्वल्स टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी।
ओके, नाउ इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम एनालिटिकल मेथड में क्या करना है दोस्तों, एनालिटिकल मेथड में हमें यहाँ पर साइन ओमेगा टी की वैल्यू को राइट हैंड साइड साइन ओमेगा टी की जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड में साइन ओमेगा टी का जो भी फैक्टर रहेगा उसके साथ इक्वेट कर देना है। और सिमिलरली यहाँ पर चूंकि कोस ओमेगा टी का कोई फैक्टर नहीं है तो यहाँ पर जो कोस ओमेगा टी का फैक्टर होगा वो 0 हो जाएगा। तो चलो थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन, चूंकि साइन ओमेगा टी फाइव माइनस फाइव यहाँ भी है, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव यहाँ भी है, तो इन दोनों को सम कर देते हैं। तो ये हो जाएगा के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, के एक्स ब्रैकेट बाहर ले लिया, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस सी ओमेगा एक्स कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमें साइन ए माइनस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे पुटअप करना है, लाइक साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी और कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इसको ओपन कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये तो यहाँ रहेगा ब्रैकेट में हो जाएगा साइन ए माइनस बी, यानी कि साइन ए कॉस बी साइन ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी प्लस सी ओमेगा एक्स बाहर रहेगा और यहाँ पर फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पुट करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इक्वल्स टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी। सो अब यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों, साइन ओमेगा टी के जो भी जितने भी प्रोडक्ट साइन ओमेगा टी के जितने भी फैक्टर है उसको कॉमन कर लेना है और कॉस ओमेगा टी के फैक्टर को कॉमन कर लेना है। तो साइन इसका जब इसके में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स कॉस फाइव साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी का एक कंपोनेंट यहाँ से भी मिलेगा सी ओमेगा एक्स साइन फाइव साइन ओमेगा टी। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं इसको, तो ये के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर कॉस फाइव साइन ओमेगा टी का एक फंक्शन ये था, और एक यहाँ से मिलेगा सी ओमेगा एक्स साइन फाइव, सी ओमेगा एक्स साइन फाइव मल्टीप्लाई बाय साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी का जितना भी कंपोनेंट था वो यहाँ आ गया, प्लस अब हम कॉस ओमेगा टी की बात करेंगे। तो यहाँ पर कॉस ओमेगा टी के साथ कौन है, के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस साइन फाइव। तो ये यहाँ पीछे लिखा हुआ है हमने यहाँ पर के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स साइन फाइव, और एक यहाँ से मिलेगा सी ओमेगा एक्स कॉस ओमेगा टी, सी ओमेगा एक्स कॉस फाइव कॉस ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी को तो कॉमन ले लिया है तो इक्वेशन बन जाएगी इक्वल्स टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमें यहाँ पर साइन ओमेगा टी के कंपोनेंट को इक्वेट कर देना है, कॉस ओमेगा टी के कंपोनेंट को इक्वेट कर देना है। तो जब हम साइन ओमेगा टी के कंपोनेंट को इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स कॉस फाइव प्लस सी ओमेगा एक्स साइन फाइव इक्वल्स टू एफ नॉट। तो यहाँ पर हम साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी के कंपोनेंट को इक्वेट कर देते हैं। तो जब साइन ओमेगा टी के कंपोनेंट को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर बनेगा के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स कॉस फाइव प्लस सी ओमेगा एक्स साइन फाइव इक्वल्स टू एफ नॉट। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, और दूसरी इक्वेशन ये इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, हमने यहाँ पर इसको रैंडमली ए और बी नाम दे दिया है। तो के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स कॉस फाइव प्लस सी ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा एक्स साइन फाइव इक्वल्स टू एफ नॉट एंड दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देखेंगे x को कॉमन ले लेते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा एफ नॉट डिवाइड बाय, तो x को कॉमन लिया तो एफ नॉट डिवाइड बाय के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर कॉस फाइव प्लस सी ओमेगा साइन फाइव। और जब यहाँ इसको हम इक्वल टू कर 0 करेंगे तो ये हमारे पास tan फाइव का फॉर्मूला बन जाएगा। तो जब हम देखिए यहाँ पर सी ओमेगा एक्स कॉस फाइव माइनस के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स साइन फाइव, एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये इक्वेट करेंगे रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास tan फाइव इक्वल टू निकल के आएगा सी ओमेगा डिवाइड बाय के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। तो फाइव इक्वल टू tan इनवर्स सी ओमेगा डिवाइड बाय के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास एक ये अननोन साइन फाइव कॉस फाइव बचा हुआ है, तो हमें यहाँ पर साइन फाइव और कॉस फाइव की वैल्यू निकालनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला tan फाइव। तो कैलकुलेट करते हैं साइन फाइव और कॉस फाइव, डिटर्मिनेशन ऑफ साइन फाइव एंड कॉस फाइव। तो चूंकि हमारे पास जो tan फाइव निकल के आया था वो हमारे पास कुछ आया था सी ओमेगा डिवाइड बाय के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। तो अगर हम इस tan फाइव के अकॉर्डिंग राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं तो हमारे पास tan फाइव मतलब परपेंडिकुलर बेस, तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर सी ओमेगा, और ये हमारा हो जाएगा के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, और ये एंगल हो जाएगा फाइव। तो अगर ये सी ओमेगा और ये हमारा के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर है, तो अगर हमें हाइपोटेन्यूज पता करनी हो तो इन दोनों का स्क्वायर का सम का रूट ले लेंगे। तो ये हो जाएगा के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा स्क्वायर और इसका रूट, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो अगर हमें यहाँ से साइन फाइव कैलकुलेट करना है तो साइन फाइव क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा सी ओमेगा डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा स्क्वायर।
और cos फाई अगर पता करना है तो cos फाई हो जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल डिवाइड बाय k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का होल स्क्वायर। तो ये हमें भाई यहाँ से साइन फाई और cos फाई मिल गया, तो हम इसकी वैल्यू को इस इक्वेशन में यहाँ पर cos फाई और साइन फाई की जगह पुट कर देंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास बन जाएगा फ्रॉम इक्वेशन सी एक्स इक्वल्स टू एफ नॉट होल डिवाइड बाय के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्या था cos फाई, तो ये हो जाएगा के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास था सी ओमेगा साइन फाई, तो सी ओमेगा मल्टीप्लाई बाय सी ओमेगा डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा एफ नॉट डिवाइड बाय यहाँ से देखिए के माइनस एम अंडर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी जो अंडर रूट के अंदर है ये कॉमन है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का होल स्क्वायर, और ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का होल स्क्वायर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये वैल्यू सेम है और बस केवल अंतर रूट का है, तो समथिंग कुछ ऐसा है ए डिवाइड बाय रूट ए, तो इसको लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट ए डिवाइड बाय रूट ए, तो ये कैंसिल आउट होएगा तो बचेगा रूट ए। तो सिमिलरली यहाँ पर केवल क्या बचेगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर रूट की ये वैल्यू बचेगी, तो उसको लिख देते हैं फिर से, तो ये x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू एफ नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का होल स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू निकल के आ गई। तो हमारा जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन एनालिटिकल मेथड से भी वही आएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो हमारे पास जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है एनालिटिकल मेथड से भी कर लिया हमने, तो हमारे पास वैल्यू वही आएगी एक्स पी इक्वल्स टू कैपिटल एक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और एक्स की वैल्यू है एफ नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ये हो गई एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो आपने एनालिटिकल मेथड भी देख लिया, आपने वेक्टर मेथड देख लिया, दोनों से हमारे पास एक्स बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली और सेम आई हुई है, ठीक है। तो कंप्लीट सोल्यूशन जो होगा x इक्वल्स टू एक्स सी प्लस एक्स पी, और एक्स सी हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, एक्स पी हमने अभी कैलकुलेट कर लिया, तो रख देते हैं वैल्यू एक्स सी जो हमने अंडर डैम्प सिस्टम के लिए सोल्यूशन माना था वो ए टू मल्टीप्लाई बाय ए टू द्वारा माइनस जीटा ओमेगा एन टी मल्टीप्लाई बाय साइन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन टी प्लस फाइव टू, ये हमारा एक्सी का सोल्यूशन था, और प्लस एफ नॉट डिवाइड बाय के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो जो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन है इन केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन ये निकल के आ गया। उसमें ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये हमारा ट्रांजिएंट स्टेट वाइब्रेशन के लिए है, तो ये हमारा ट्रांजिएंट पार्ट होगा, ट्रांजिएंट पार्ट, और इससे हमारा स्टेडी स्टेट पार्ट गवर्न होगा। मीन्स जो हमारे पास वाइब्रेशन होंगे एट द आफ्टर सम टाइम, जब हमारा वाइब्रेशन सेट हो जाएगा सिस्टम में, तो हमारा जो वाइब्रेशन होगा वो इस इक्वेशन के गवर्न करेगा। पर इनिशियल स्टेज में जो हमारा वाइब्रेशन होगा, जब हमने जैसे ही जस्ट फोर्स लगाया सिस्टम पर, उसको डिस्टर्ब किया, तो ट्रांजिएंट पार्ट है वो इस इक्वेशन से गवर्न होने वाला है। तो हम इसको ग्राफिकली भी समझेंगे कि दोनों ही केस में किस तरह से हमारी टाइम रिस्पॉन्स कर्व है वो किस तरह से बन के आता है। चलिए तो देखते हैं, इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन था वो ये था।
तो x इक्वल टू एक्स प्लस एक्सपी, तो हमारा एक्स सी ये निकल के आ गया, एक्सपी ये निकल के आ गया। दिस इज अवर ट्रांजिएंट पार्ट, दिस इज अवर स्टेडी स्टेट पार्ट। तो हम जब रिस्पांस ऑफ अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम फोर्स वाइब्रेशन की हम जब इस पर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है दैट इज बेसिकली ट्रांजिएंट पार्ट, और इसकी जो इसका टाइम रिस्पॉन्स कर्व है हम वो डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन सिस्टम के केस में बहुत अच्छी तरह से देख चुके हैं, जो कि टाइम के साथ डिके करता जाता है। तो ये देखिए रिस्पॉन्स ऑफ सिंगल डिग्री फ्रीडम सिस्टम फोर्स वाइब्रेशन के केस में, तो यहाँ पर ये ध्यान से देखिए दोस्तों, ये एक्स सी विद टाइम, तो ये हमारा जो अंडर डैम सिस्टम का जो टाइम रिस्पॉन्स करता है ये वही कर्व है। तो ये हमारा ट्रांजिएंट पार्ट है, और इसमें जो टाइम पीरियड है दैट इज ओमेगा 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा डी है। तो इसमें जो टाइम पीरियड है 2 पाई बाय ओमेगा डी है, और इसको हमने ट्रांजिएंट से शो किया हुआ है। और दूसरा जो पार्ट है हमारा दिस वन, ये हमारा एक्साइटेशन फोर्स है। तो ये हमारा इस ओमेगा के अकॉर्डिंग इस ओमेगा के अकॉर्डिंग साइन ओमेगा टी माइनस फाइव के अकॉर्डिंग चलेगा। तो दूसरा पार्ट जो हमारा स्टेडी स्टेट पार्ट है, जो कि एक्साइटेशन फोर्स के द्वारा गवर्न हो रहा है, वो कुछ ऐसा होगा। तो एक्सपी हमारा जो निकल के आया था पर्टिकुलर इंटीग्रल, वो कुछ ऐसे गवर्न होगा, जिसमें ये टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई बाय ओमेगा, जो कि फोर्स वाइब्रेशन की जो हमने फोर्स लगाया है उसकी जो फ्रीक्वेंसी उसके 2 पाई से उसका डिवाइड करेंगे। तो ये जो कर्व हमारा स्टेडी स्टेट टाइम रिस्पॉन्स कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। और जब हम इन दोनों को सम करेंगे, जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे, तो हमारे पास जो बन के आने वाला है कर्व वो कुछ दोस्तों ऐसा बन के आने वाला है। तो एक्स टी इक्वल टू एक्स सी टी प्लस एक्स पी टी, यानी कॉम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को सम कर दिया। तो ये हमने जो डॉटेड लाइन बनाई हुई है, ये हमने एक्सपी को रिप्रेजेंट किया हुआ है, और बाद में ये जो डार्क लाइन दिख रही है ये आपको फाइनल सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो दोस्तों स्टार्टिंग में जो ये हमारी जो फाइनल कर्व है ये हमारा कुछ डिफर होकर चल रहा है, तो ट्रांजिएंट स्टेट है, और ये ट्रांजिएंट स्टेट में जो हमारा जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमारा जो सिस्टम वाइब्रेट करेगा। और देखें दोस्तों थोड़ी देर बाद ये इसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा, और ये इसके अकॉर्डिंग जो हमारे फोर्स वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है, फोर्स वाइब्रेशन के साथ वाइब्रेशन जो हमारा सिस्टम वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से यहाँ तक देखें, जब तक ये इसके साथ सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा तब तक ये हमारा जो केस है ये ट्रांजिएंट पार्ट कहलाएगा। तो दिस इज अवर सुपरपोजिशन ऑफ ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन। तो दिस इज अवर कंप्लीट सोल्यूशन। और यहाँ के बाद हमारा जो सिस्टम है वो फोर्स वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि जो ट्रांजिएंट पार्ट में जो वाइब्रेशन होते हैं वो डैम नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होते हैं, और स्टेडी स्टेट में जो वाइब्रेशन अकर होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्साइटेशन पर होता है। और एक बात और यहाँ पर नोटिस करने के लिए है दैट in the equation the first term the tangent term does not die out theoretically, but under all practical condition the tangent vibration do die out sooner or later. So this is all about today lecture. तो आज हमने बात किया, आज हमने देखा कि फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है, एंड टाइप ऑफ फोर्सिंग फंक्शन कौन कौन से होते हैं, एंड हमने इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम इन केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन उसको जनरेट किया। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन उसको देखा हमने आज, और फिर फाइनली हमने रिस्पॉन्स ऑफ सिंगल डिग्री फ्रीडम सिस्टम विद ऑफ फोर्स वाइब्रेशन उसको देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मैग्नीफिकेशन फैक्टर के बारे में। थैंक यू।